कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सब्जेक्ट ग्रुप में आपका स्वागत है। तो जैसे कि पता है आपको कि मैं आपके साथ तेजवीर और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हिस्ट्री का जो चैप्टर 5 है, जो कि है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है गाइस, तो ये हमारे क्लास 10th का CBSE का चैप्टर 5 है हिस्ट्री का। तो आपके साथ मैं तेजवीर, और जैसे कि आपको पता है कि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब, पहले हम इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब जानते हैं कि क्या होता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि इंडस्ट्रीज़ का सेटअप होना लार्ज नंबर्स में। जब इंडस्ट्रीज़ लार्ज नंबर्स में सेटअप हो जाती है, उस फेज़ उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो अब देखते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में, और जो भी मेरे यूट्यूब चैनल है, इसमें मैंने सारे क्लास 10th के जितने भी SST के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप किया है। इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। ठीक है, देखते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ अ सेटिंग अप ऑफ फर्स्ट फैक्ट्रीज। जब फैक्ट्रीज सेटअप होना स्टार्ट हुई, उस फ्रेज को हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो बिफोर फैक्ट्रीज देयर वॉज अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। दिस फ्रेज इज रेफर्ड एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो क्या होता है कि जैसे कि हमें पता है कि पहले जो थी फैक्ट्रीज थी वो हमारी, ठीक है, तो उससे पहले जो प्रोडक्शन होता था लार्ज अमाउंट में होता था। उससे पहले प्रोडक्शन होता था जब हमारे पास फैक्ट्रीज सेटअप नहीं हुई थी। तो उस फेज को हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। जब हमारे पास क्या कहते हैं, जब जो प्रोडक्शन लार्ज अमाउंट पे होती थी, लेकिन फैक्ट्रीज़ के बिना होती थी, जहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता था, मैन का यूज़ होता था। ठीक है, दिस दस द इनकम फ्रॉम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन सप्लीमेंटेड द इनकम ऑफ फार्मर्स। तो क्या हुआ, जैसे कि हमें पता है कि पहले जो इंडस्ट्रीज नहीं होती थी, तो फार्मर्स की इनकम कैसे बनती थी। फार्मर्स का हमें पता है सीजनल काम होता है कि 6 महीने खेती बाड़ी कर ली तो 6 महीने कुछ और करना पड़ेगा। इसलिए जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से उन वो प्रोडक्शन करते थे लार्ज अमाउंट में। ठीक है, लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन करके उनकी जो है इनकम बन जाती थी। अब देखते हैं द कमिंग ऑफ फैक्ट्री। जब से फैक्ट्री आना शुरू हुई, फैक्ट्री देखते कब से आई, तो लेट 18th सेंचुरी नंबर्स ऑफ फैक्ट्रीज मल्टीप्लाइड इन इंग्लैंड। जो फर्स्ट फैक्ट्रीज थी इंग्लैंड में आना शुरू हुई। कब आना शुरू हुई? लेट 18th सेंचुरीज़ में। 18th सेंचुरीज़ में सबसे पहले इंग्लैंड में फैक्ट्रीज आना, ये सेटअप होना शुरू हुई। दे बिगेन विथ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। तो सबसे पहले इंडस्ट्रीज कौन सी थी? हमारी थी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो रिचर्ड आर्कराइट क्रिएटेड द कॉटन मिल। जो हमारे रिचर्ड आर्कराइट हैं, उन्होंने हमारी पहली कॉटन मिल तैयार की थी, उन्होंने इन्वेंट की थी। ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, ये पक्का है। ठीक है, इसे याद कर लेना। अब देखते हैं द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। इंडस्ट्रीज़ में चेंज कैसे आया। ठीक है, उसका जो एरा जब इंडस्ट्रीज में चेंज आया। ठीक है, मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन वर ऑफ कॉटन एंड मेटल। जो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज थी वो इंग्लैंड में ज़्यादातर कॉटन की थी और दूसरी हमारी मेटल की थी। ये दो मेन इंडस्ट्री थी जो सेटअप हुई थी इंग्लैंड में, ज़्यादा नंबर में थी। ठीक है, न्यू इंडस्ट्रीज कुड नॉट ईजिली डिस्प्लेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। जो न्यू इंडस्ट्रीज थी वो हम क्या कहते हैं, हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, उन्हें ऐसे ही अलग नहीं कर पाई थी, डिस्प्लेस नहीं कर पाई थी, मतलब कि हटा नहीं पाई थी। क्यों नहीं हटा पाई थी? जैसे कि हमें पता है कि अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है, सपोज दिस इज अ मशीन, और तो क्या होगा, उसके मेंटेनेंस में बहुत खर्चा होगा, उसको खरीदने में बहुत खर्चा होगा। ठीक है, अगर खरीदने के लिए बहुत पैसा चाहिए, लेकिन जो ट्रेडिशनल हमारी क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज थी वो बहुत सस्ते में निमट जाती थी, सस्ते में हमारा काम हो जाता। लेकिन जो मशीन्स थी बहुत पैसा मांगती थी। पैसा मतलब कि खर्चा बहुत मांगती थी, जैसे खरीदने के लिए खर्चा, फिर से मेंटेन करने के लिए खर्चा। तो इसकी वजह से जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी वो हट नहीं पाई, उनकी जगह न्यू इंडस्ट्रीज नहीं ले पाई।
तो अब देखते हैं लेबर इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में जो लेबर का क्या मतलब क्या फंक्शन था, क्या चल रहा था, ठीक है। तो देखते हैं इन ब्रिटेन दीज वॉज नो शॉर्टेज ऑफ लेबर, देयर वॉज नो शॉर्टेज ऑफ लेबर, ह्यूमन लेबर। ब्रिटेन में क्या था कि बहुत सारी लेबर थी, उधर कोई शॉर्टेज नहीं थी कि लेबर कम है और ये ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं थी वहाँ पे। द डिमांड फॉर लेबर वॉज सीजनल, जो डिमांड थी लेबर की सीजनल थी। जैसे कि मैंने बताया कि खेती बाड़ी करते थे लोग, तो 6 महीने काम कर रहे थे, 6 महीने जो बच्चे हैं उनके उनके लिए उसमें तो काम ज़रूरत है, इसलिए जो डिमांड थी ब्रिटेन में वो सीजनल थी। इन विक्टोरियन ब्रिटेन अपर क्लासेस प्रेफर्ड हैंडमेड गुड्स, जो विक्टोरियन ब्रिटेन था उसके जो अपर क्लास थी, रिच क्लास हमें क्या कहते हैं, अपर क्लास, ठीक है, 3 क्लास होते हैं, अपर मिडल लोअर, ठीक है। अपर क्लास थी जो स्टैंडर्ड क्लास कह सकते हैं हम, वो क्या करती थी, वो प्रेफर करती थी हैंडमेड गुड्स। हैंडमेड गुड्स सोचो क्यों प्रेफर करते होंगे, हम ज़्यादातर हैंडमेड चीज़ें क्यों लेना प्रेफर करेंगे, सोचो और मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है गाइस। और ये अगर ये ज़रूर आएगा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक में भी इसका है, और मेरे को आंसर ज़रूर बताना। जैसे आप आंसर बताओगे तो मैं आपको करेक्ट करूँगा, और ये कम से कम 2-3 नंबर का आता है, ठीक है गाइस। की जो अपर क्लास थी वो हैंडमेड गुड क्यों प्रेफर की थी, ठीक है, आप मेरे को ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। मशीन्स मेड गुड वर एक्सपोर्टेड टू कॉलोनीज, जो मशीन बनाती थी इंडस्ट्रीज में, मशीन जो गुड बनाती थी मतलब सामान बनाती थी, प्रोडक्शन करती थी, वो कॉलोनीज में एक्सपोर्ट होता था। कॉलोनीज जैसे हमारे इंडिया में ब्रिटेन ने कॉलोनी बनाई थी, और दूसरी कंट्रीज में भी उनने कॉलोनीज बनाई थी, तो वहाँ पे ये एक्सपोर्ट करता था, ठीक है। अब देखते हैं द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, इंडियन टेक्सटाइल की एज मतलब उसके टाइम पीरियड के बारे में, ठीक है। इंडियन टेक्सटाइल आई उसके टाइम पीरियड। कॉटन एंड सिल्क यूज्ड टू एक्सपोर्ट इन इंटरनेशनल मार्केट बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कॉटन और सिल्क थे वो इंटरनेशनल मार्केट में क्या कहते हैं एक्सपोर्ट हुआ करते थे, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था उससे पहले। तो क्या होता था कि हमें पता है जो इंडिया था कॉटन और सिल्क के लिए फेमस हुआ करता था, तो जो हमारा कॉटन और सिल्क था वो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट हुआ करता था इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, इंडस्ट्रीज जब सेटअप होना शुरू हुई थी उससे पहले, ठीक है। यूरोपियन कंपनीज ग्रेजुअली गेंड पावर एंड मोनोपोली राइट्स, फिर क्या हुआ धीरे धीरे जो हमारे ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थे, उन्होंने देख लिया भाई कि जो कॉटन और सिल्क है वो एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया, तो उन्होंने धीरे धीरे क्या कर दिया, इंडिया पे आके मोनोपोली राइट पावर गेन करने के लिए मोनोपोली राइट लगा दिया, ठीक है। मोनोपोली मतलब कि अधिकार कर लिया आप, ठीक है, अधिकार जमा लिया उधर। यूरोपियन कंट्रीज में जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, यूरोपियन कंपनीज रिजल्टेड इन डिक्लाइन ऑफ ओल्ड पोर्ट्स और सूरत एंड हुगली एंड रिप्लेस्ड बाय बॉम्बे एंड कलकत्ता। तो क्या हुआ, इन्होंने जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो इन्होंने जो हमारे पुराने पोर्ट्स थे उन्हें चेंज कर दिया, जो पहला था हमारा सूरत और दूसरा हुगली, इन्हें चेंज करके बॉम्बे और कलकत्ता पोर्ट नाम दे दिया, ठीक है। अब देखते क्या हुआ, व्हाट हैपन टू वीवर्स, जो वीवर्स थे उनका क्या हुआ, वीव जो मतलब वीव करते थे कपड़ों को वीव करते थे, बुनते थे, ठीक है। EIC फाउंड डिफिकल्ट टू बाय वूवन क्लोथ्स सो इट इस्टेब्लिश मोनोपोली। क्या हुआ, जो EIC का यहाँ पे मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिफ़िकल्टी फेस करी कि वूवन क्लोथ थे, बाय वूवन क्लोथ सो इट इस्टेब्लिश मोनोपोली। जो हमारे जो क्लोथ वूव होते थे मतलब कि बुने जाते थे, उनमें उन्होंने डिफ़िकल्टी पाई ख़रीदने में, तो उन्होंने क्या किया, इस पर भी मोनोपोली लगा दी। मोनोपोली मतलब अधिकार करने लग गए। इन्होंने कैसे अधिकार जमाया इस पर देखते हैं। दे एलिमिनेटेड एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स एंड अपॉइंटेड पेड सर्वेंट कॉल्ड गोमस्ताज, जो ट्रेड करते थे ना उन ट्रेडर्स को इनने ईस्ट इंडिया कंपनी ने हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया, और एक नए पेड सर्वेंट पैसे देने वाले सर्वेंट को लगा दिया जिसे हम गोमस्ताज कहते हैं। तो गोमस्ताज का काम क्या होता था गाइस, इट इज़ ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट थिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट मे कम इन योर एग्जाम एंड तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि गोमस्ताज का काम क्या था। तो गोमस्ताज का काम आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू इन द कमेंट सेक्शन।
टेल मी अबाउट द वर्क ऑफ द गोमस्तास। ठीक है, गोमस्तास का काम क्या हुआ करता था, प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपने कुछ गलती करी होगी तो मैं आपको करेक्ट कर दूंगा। ठीक है। द क्लैशेस स्टार्टेड बिटवीन वीवर्स एंड गोमस्तास। फिर जो क्लैश स्टार्ट हो गए गोमस्तास और वीवर्स के बीच में, ये भी क्लैश की स्टार्ट हुई गोमस्ता और वीवर के बीच में, ये भी आप मेरे को पक्का बताना, क्योंकि ये 3-4 क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर में से हमेशा आते हैं। ठीक है गाइस, प्लीज़ इन क्वेश्चन को मत भूलना जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको पक्का रिप्लाई करूँगा। मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। आप देखते हैं मैनचेस्टर जब आया, मैनचेस्टर जब आया तो इंडिया की क्या हालत हो गई थी। देयर वॉज अ लॉन्ग डिक्लाइन ऑफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। क्या क्या होता था कि जो मैनचेस्टर था, मैनचेस्टर में इंडस्ट्री सेटअप होना शुरू हो गई, जिससे कि लार्ज अमाउंट पे टेक्सटाइल बनना शुरू हो गई, लार्ज अमाउंट पे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया। तो जो इंडिया एक्सपोर्ट करता था अपनी टेक्सटाइल, उसमें डिक्लाइन हो गया, मतलब कि कटौती हो गई, कम हो गया। ड्यू टू विच एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स। जो इंडिया के एक्सपोर्ट मार्केट जो एक्सपोर्ट करती थी, मतलब निर्यात करती थी, वो कोलैप्स हो गई। लोकल मार्केट श्रंक, और जो लोकल मार्केट थी वो भी डूबती जा रही थी। आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट मैनचेस्टर कोलैप्स एंड इंडियन मार्केट फ्लरिश। क्या हुआ कि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, अमेरिका की लड़ाई भी हुई थी, उसकी वजह से क्या हुआ कि मैनचेस्टर है कोलैप्स हो गया, और इंडियन मार्केट से ज़्यादातर सामान जाने लग गया था, और इंडियन मार्केट फ्लरिश होने लग गई। ठीक है, अब देखते हैं द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया। अर्ली एंटरप्रेन्योर्स को देखते हैं। फर्स्ट कॉटन मिल सेटअप इन बॉम्बे इन 1854। जो पहली कॉटन मिल थी वो बॉम्बे में सेटअप हुई थी 1854 में। ये सारे 1 नंबर के क्वेश्चन हैं अब जो इसमें लिखे हुए हैं। और जो फर्स्ट जूट मिल थी वो बंगाल में सेटअप हुई 1855 में। अब देखते हैं अर्ली एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के अर्ली एंटरप्रेन्योर्स कौन थे। ये गाइस 3 क्वेश्चन हैं जो 1 नंबर में आ सकते हैं। तो पहले थे हमारे द्वारकानाथ टैगोर, दूसरे हमारे दिनसो पेटिट, और तीसरे जमशेदजी टाटा, और चौथे थे हमारे सेठ हुकुमचंद, और फिफ्थ हैं जीडी बिरला। ठीक है, और गाइस ये हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ नोट कर लो इसे। जॉबर डेफिनेशन आ सकती है कि जॉबर किसे कहा जाता है। द पर्सन हु प्रोवाइड द जॉब टू द पीपल इन सिटीज़। जो लोगों को अपॉर्चुनिटी देता था, जॉब्स के बारे में बताता था और लेके आता था सिटीज़ में जॉब देने के लिए, उसे हम जॉबर कहते थे। ठीक है गाइस, इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलना, सब्सक्राइब और शेयर माय चैनल ऑल्सो, एंड feel free to ask me questions in the comment section. Thank you for watching guys.